बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस का मसला ये होता है कि 3-4 टाइप्स होती हैं हेपेटाइटिस, A, B, C और मे बी इससे ज़्यादा, जो कि हमारी नॉलेज में नहीं है, हमें तो सिर्फ इसी के बारे में पता है। मगर आपको पता है ये जो हेपेटाइटिस C है, जिसको हम बिल्कुल ईजी लेते हैं, हम कहते हैं जिस हो के मोस्टली लोगों को जब बताया जाए कि हेपेटाइटिस C फैल रहा है, तो वो कहते हैं हेपेटाइटिस C इतना नुकसानदेह तो नहीं होता, अगर फैल भी गया तो ठीक है, अगर हो गया तो ठीक हो जाएगा। और उनको ये लगता है कि अगर हो भी गया और उनके साथ ये चल रहा है तो वो सारी ज़िंदगी जीते रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो 9.7 मिलियन एक्टिव केसेस हैं हेपेटाइटिस C की, जो कि 97 लाख केसेस की बात करी, आप लगा लें 1 करोड़ ही बन गया। अब 25-26 करोड़ की जो आवाम है उसमें 1 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस C है। अब हेपेटाइटिस C आगे किस किस बीमारियों के साथ लिंक्ड होता है, फैलता कैसे है, लगता कैसे है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, जैसे लिवर का सिकुड़ना जो है ना, लिवर ट्रांसप्लांट जो है, उसके जो केसेस आप सुन रहे होते हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि हेपेटाइटिस C का कोई किरदार होता है। अब इसकी वैक्सीनेशंस के बारे में हमें नहीं पता कि इसकी है या नहीं है, इसके बारे में भी हमें जानकारी जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास डॉक्टर उस्मान नईम साहब मौजूद हैं, जो आज हमें हेपेटाइटिस C के बारे में बताएंगे, और हमने इनको मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब, ये मुझे बताइएगा कि हेपेटाइटिस C जो है ये फैल कैसे रहा है? इतनी जो तादाद मैं बता रही हूँ, ये इतनी फैल क्यों रहा है? जो डाटा है वो कहता है कि हेपेटाइटिस C के फैलने की जो सबसे बड़ी वजह है 40% में रीयूज़ ऑफ द ऑलरेडी इन्फेक्टेड सिरिंजेस हैं, यानी कि किसी हेपेटाइटिस C वाले ने सिरिंज इस्तेमाल की और वही सिरिंज दोबारा किसी नॉर्मल किसी हेल्दी इंडिविजुअल को लग गई, तो उससे हेपेटाइटिस C फैलने की वजह 40% है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स हैं, उसके अलावा हजाम हैं, उसके अलावा जिसमें भी ब्लड का कांटेक्ट एक ब्लड से दूसरे शख्स में जाएगा तो हेपेटाइटिस C फैल जाएगा। और ये जो डॉक्टर्स हैं, क्या ये अताई होते हैं, ये जो सिरिंज लगाते हैं जिससे हेपेटाइटिस C फैल जाता है, ये किस दौर में जी रहे हैं डॉक्टर, जिनको ये नहीं पता कि सिरिंज के ज़रिए बंदे को हेपेटाइटिस C हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी ये प्रैक्टिसेस हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इससे फैलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है पाकिस्तान। उसके अलावा मगर इन अताई डॉक्टरों की कोई पकड़ नहीं है ना? नहीं, गवर्नमेंट काम तो कर रही है। पहले, आज से 10 साल पहले तो ये बहुत ज़्यादा था, अब काफ़ी पकड़ लिया है। तो फिर तादाद क्यों इतनी ज़्यादा है डॉक्टर? लेकिन मसला ये केसेस तो चल रहे हैं साथ साथ। अब एक पूल बहुत बड़ा जमा हो गया। अब देखें ना, 1 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिन्हें हेपेटाइटिस C है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान इस टाइम टॉप पे है दुनिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल है। मिस्र था पहले, लेकिन अब वहाँ उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इस टाइम पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे हेपेटाइटिस C के लिहाज से। Really? यस। और अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी साथ देखने वालों को बताएं कि इसमें अगर किसी को हेपेटाइटिस C हो गया है तो उसके साथ क्या होगा, इस सब चीज़ों के बारे में बताइएगा। उसके जिस्म के कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं और मुतासर हो सकते हैं, इसके बारे में भी प्लीज़ हमें ज़रा आगाह कीजिए। सबसे पहली तो बात है, जब अगर हेपेटाइटिस C हो गया है और पता लग गया तो डरना नहीं है। सबसे पहले हेपेटाइटिस C शुरू की स्टेजेस में कुछ नहीं कहता। हेपेटाइटिस C का इलाज बहुत अच्छा है, 99% क्योर है, दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। इसके स्टेजेस हैं मतलब? जी, शुरू की स्टेजेस में, अगर असल में हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा हेपेटाइटिस C के साथ स्टिग्मा अटैच है। व्हाट? कि हेपेटाइटिस C हो गया, ये एक दूसरे से फैलेगा। और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम हमें आता है, जो लोग फेस करते हैं, वो ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं जा पाते। हेपेटाइटिस C अगर पॉजिटिव आ गया, जब वो मेडिकल करते हैं तो उन्हें जब पता लग जाता है हेपेटाइटिस C है, तो वो जा नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद पता नहीं कितनी मोहलक बीमारी है, किस तरह की चीज़ है, तो एक स्टिग्मा अटैच है, वो इसे दबा लेते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते। अगर शुरू में हेपेटाइटिस C का पता लग गया तो इसका 99% इलाज हो सकता है, एक दूसरे से भी नहीं फैलेगा। और इतनी अच्छी दवाइयाँ गवर्नमेंट पूरे अस्पतालों में, जितने भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं, इवन के DHQs में भी हेपेटाइटिस C की दवाई भी मुफ्त है, हेपेटाइटिस C के टेस्ट भी मुफ्त है। फिर भी लोग नहीं करवा रहे, उसकी वजह स्टिग्मा है। लोग कहते हैं नहीं, हमारी बीमारी का किसी को पता ना लगे। आम सेहतमंद बंदा भी जाके टेस्ट करवा सकता है क्या?
WHO की रिकमेंडेशंस हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, जो भी बंदा किसी भी बीमारी के लिए हेल्थ केयर के साथ इन टच हो, कोई भी बीमारी है, गायनी का कोई मसला, ENT का मसला, नाक कान गला दिल, उनका लाजमी हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है बहुत कॉमन। अच्छा, अगर टेस्ट हो गया हेपेटाइटिस सी अगर है तो उसका इलाज किया जाए, अगर नहीं है तो उसे बता दिया जाए कि भाई अब तुमने इन चीज़ों से बच के रहना। अच्छा डॉक्टर उस्मान, हम बात कर रहे थे कॉम्प्लिकेशंस की, राइट? हमारे आर्गन्स कौन कौन से डैमेज होते हैं इसकी वजह से? हेपेटाइटिस सी का अगर इलाज ना किया जाए, 10 साल चलता रहा, 8 साल चलता रहा, इतना लंबा कोई लेके चलता है? अमूमी तौर पे ऐसे ही होता है। अमूमी तौर पे जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। कम्प्लिकेशन इसकी बड़ी भयानक है। अगर एक दफ़ा कम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई तो इसका मतलब है 80% जिगर ख़त्म हो गया। हाय हाय। जिगर का सबसे बड़ा मसला ये है कि जिगर तब तक आपको नहीं बताता जब तक वो बिल्कुल एंड वाली स्टेज पे नहीं आ जाता। एंड वाली स्टेजेस में जो सबसे बड़ी 4 अलामात हैं वो पेट का पानी पड़ना, खून की उल्टी आना, मरीज़ गनूदगी में जा रहा होता है बार बार, और गुर्दों पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। मेजर ऑर्गन जो इससे इफेक्ट होता है वो है जिगर। लेकिन जब जिगर सिकुड़ जाएगा, जिगर की कम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद वो दिल को भी मुतासिर करेगा, गुर्दों को, फेफड़ों को, हर ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, हत्ता के दिमाग में भी इफेक्ट आएगा और गनूदगी में जाना शुरू हो जाएंगे, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, इस तरह की कम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये जो जिगर सिकुड़ने की बात है, इसमें हमें बड़ा सुनने को मिलता है कि ये जो बंदा था इसका जिगर सिकुड़ गया। अब जिगर सिकुड़ गया है तो उसका क्या मतलब है कि क्या बंदा आगे से बिल्कुल अब अपनी जो ऐसी सिचुएशन से जी रहा था आम तरीके से, अब वो नहीं जी सकेगा? जिगर सिकुड़ने का जो मतलब है वो है नॉर्मल जो खुलिये हैं वो स्कार्ड खुलियों में, जैसे एक स्किन है, स्किन के ऊपर कट लगता है, स्किन के नॉर्मल खुलिये खत्म हो गए, एक स्कार सा आपको नजर आना शुरू हो जाता है। स्किन के नॉर्मल खुलिये तो फंक्शनल थे, पसीना भी आ रहा था, बाल भी उधर उग रहे थे, लेकिन जब स्कार होता है उस पर कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, वो फंक्शन नहीं कर पाते। इसी तरह जिगर में होता है, जब स्कार बन जाता है या फाइब्रोसिस हो जाता है तो जिगर अपना फंक्शन खो देता है। जब वो खो देता है तो फिर ये सारी अलामात आना शुरू होती हैं, और जब अलामात आएंगी तो अब जिगर सिकुड़ गया तो उसका इलाज क्या है? उसकी स्टेजेस हैं A, B और C। A स्टेज पे मोस्टली पेशेंट सही हो जाते हैं, दवाइयों के साथ गुजारा चल जाता है। लेकिन अगर C स्टेज आ गई है या B स्टेज लेट हो रही है तो उसमें फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही मेजर उसकी ट्रीटमेंट है। अच्छा, लिवर ट्रांसप्लांट तक और कोई हल नहीं है इसके अलावा? इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कि यही लिवर ट्रांसप्लांट ही, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। आप देखें 1 करोड़ मरीज है, 1 करोड़ मरीज में से 30% ने शिफ्ट हो जाना है सिरोसिस में, 30 लाख हो गए। अब 30 लाख लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट करना इज नॉट पॉसिबल ह्यूमनली। इसलिए गवर्नमेंट ने बड़े जगहों पे ये प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। गवर्नमेंट के अलावा फलाही इदारों ने, इंडिविजुअल्स, जगह जगह हेपेटाइटिस सी का इलाज हो रहा है, लेकिन स्टिल पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। उसकी वजह बहुत ज़्यादा रिलक्टेंस है लोगों में, और हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को ये अवेयरनेस आए कि भाई इसका इलाज बहुत आसान है। एक गोली खानी है 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने, और जिसने ख़त्म हो जाना है। पहले होता था टीके लगते थे, उससे बुखार होता था, ये है वो है। अब तो इतना आसान इलाज है, सिर्फ एक गोली खानी है पैनाडोल की तरह, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। गोली खानी है, 3 महीने बाद अपना टेस्ट करवाना है, वो नेगेटिव होगा, 3 महीने बाद दोबारा करवा लेना, नेगेटिव, जान छूट गई। और देखें पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट का खर्चा तकरीबन 40 से 70 लाख है। अगर आपको खुद से भी इलाज करवाना पड़ता है 20, 30, 40 हज़ार में, तो उसका इलाज करवाएं, उससे जान छुड़ाएं। वरना ये इतना बड़ा डिजीज बर्डन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस टाइम पहले नंबर पे है इस चीज़ में। और देखिए इतने हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि इतने ट्रांसप्लांट करा सके। कोई इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल से कहें मोस्ट ऑफ द टाइम उसे कहें 70 लाख रुपया अरेंज करो, और साथ लिवर भी अपने किसी बेटे का लेना है, किसी बच्चे का, तो देखिए कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम उस फैमिली के लिए। और अच्छा डॉक्टर उस्मान, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। और मैं आपको इससे ये बता दूं कि हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, हम एक जो भी कोई अगर हमें ऊंचा काम दिख जाएगा तो हम उसमें नंबर 1 हो जाएंगे। बीमारियों में तो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है। डायबिटीज़ आप लगा लें, हम नंबर 1 पे। हाइपरटेंशन में हम पहले नंबर पे जा रहे हैं, और अभी हेपेटाइटिस सी में भी हम पहले नंबर पे जा रहे हैं। माशाल्लाह, क्या कहूँ,
माशाल्लाह ही कह दूँ क्या? अस्तगफिरुल्लाह, ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक। हम हेपेटाइटिस सी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन के बारे में बात करें, अगर किसी को हो गया तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको भी होगा, चांसेस है, इनहेरिटेड होता है, या फिर प्रेग्नेंट औरत को लग सकता है तो फिर अगर बच्चे को भी साथ लग जाए चांसेस है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसके आपके जवाब के साथ मैं 2-3 चीज़ें ऐड करूँगा। सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन है कि ये बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, लेस देन 1%। दूसरा जो अमूमी तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को हेपेटाइटिस सी है तो उसका इलाज करना है या नहीं करना। तो उसका प्रेगनेंसी के दौरान चूँकि ट्रांसफ़र होने के बच्चे को चांसेस बहुत कम होते हैं, तो प्रेगनेंसी में हम इलाज नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो डाटा नहीं है कि वो दवाइयाँ सेफ़ हैं या नहीं। कुछ ट्रायल्स हैं वो कहते हैं सेफ़ हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी गाइडलाइंस नहीं है। इसलिए प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस सी का पता लगे तो उसका इलाज नहीं किया जाता, प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद किया जाता है। और एक और इससे सवाल जोड़ के पूछा जाता है कि अगर किसी खातून को हेपेटाइटिस सी है तो वो फीड करवा सकती है या नहीं करवा सकती, और गाइडलाइन बड़ी क्लियर है इस मामले में कि उसे फीड करवाना चाहिए। उससे क्यों? क्योंकि वो फैलने के चांसेस इतने नहीं हैं, लेकिन अगर वो फीड नहीं करवाएगी बच्चे को ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी बहुत सी ऐसी जो है ना, कुछ कहते हैं बीमारियाँ या इन्फेक्शंस या कोई ऐसी चीज़ें वो औरत को समटाइम्स नहीं लगती, बट हेपेटाइटिस सी लग सकती है प्रेग्नेंट वुमेन को। बेसिकली लगता नहीं है, उस टाइम पता लगता है कि ये हेपेटाइटिस सी भी है। हमने बात की ना कि हमारा असूल है पाकिस्तान में जो भी हॉस्पिटल आएगा उसका हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट होना चाहिए। इसी तरह ही जब कंसेप्शन के बाद वो जाके चेकअप करवाना शुरू करते हैं तो गायनाकोलॉजिस्ट कहती है हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट करवा के, उस टाइम उन्हें पता लगता है कि हेपेटाइटिस सी है। हुआ बुरा नहीं है। ब्लड देने जाते हैं, हाँ, तभी टेस्ट होता है। जी, ब्लड देने जाते हैं। कोई भी आम बंदा ब्लड देने जाता है, किसी को लाजमी टेस्ट होता है, उसके बगैर ब्लड लग ही नहीं सकता। अच्छा, तो ज्यादा जो यंग चांसेस बहुत हैं, यंग लोग हैं, तब उन्हें पता लगता है कि हमें हेपेटाइटिस बी और सी है। एक ब्लड देने जाते हैं और दूसरा जब अपना बाहर जाने के लिए मेडिकल करवाते हैं तब अक्सर लोगों को कोई वैक्सीनेशन इसकी जो पहले से कोई करवा ले और उसको ये जो है हेपेटाइटिस सी से बचाव हो सके। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन बन नहीं सकी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है जो कि हमारा जो EPI है स्केड्यूल उसमें इंक्लूड है। अब जितने भी बच्चे हैं उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग रही है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन है नहीं। अच्छा, वो अभी बन ही नहीं पाई। क्यों? इसकी रीज़न इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, चेंज हो रहा होता है बार बार। जो असूल हैं वैक्सीन बनाने के लिए वो इस वायरस के पूरे नहीं हो पा रहे। बहुत सी चीज़ों की वैक्सीन नहीं है। अच्छा, कौन सी चीज़ें जो पूरी नहीं हो पा रही, मतलब ऐसी क्या खोज है? बेसिकली वैक्सीन के लिए आपको ना एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। वैक्सीन का असूल ये है कि जरासीम जैसा मिलता जुलता हो लेकिन जरासीम वाला इफेक्ट ना कर रहा हो, ताकि बॉडी एक्टिव हो जाए लेकिन जरासीम ना हो। उसमें DNA का स्ट्रक्चर होता है, इसमें RNA है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। चूँकि वो स्ट्रक्चर पूरा नहीं हो पा रहा, उस तरह की इम्यूनिटी नहीं हो पा रही, होता ये है कि जो वैक्सीन आए बॉडी में जाए, बॉडी में जाके एक्टिवेट करे, वो एक्टिवेट इम्यून सिस्टम नहीं कर पाती। तो इसलिए इसकी बन नहीं पाई। अच्छा, देखने को जो देख रहे हैं लोग हमें, उनको प्लीज़ बता दें कि ये जो हम सैलून्स वगैरह जाते हैं जहाँ पे ये हमारे नेल्स का काम होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, हमारी आईब्रोज प्लक इन होती हैं किसी औजार के ज़रिए, धागे वागे दिए औजार के ज़रिए, और कोई डेंटल हम ट्रीटमेंट कराने चाहते हैं या कोई ऐसी सर्जरी जिसमें कोई ना कोई ऐसा औजार यूज़ कर दिया जाता है जिससे जो है ये आपको इन्फेक्शन जो है ना, अक्सर जो नाइया लोग होते हैं, नाई नहीं होते, नाई हजरात, उनकी तरफ ये जो है ना उस तरह वगैरह जो यूज़ करते हैं उससे ये फिर लग सकता है। तो ये डिटेल में ज़रा सबको समझा दीजिए। अच्छा, इसका एक सिंपल असूल ये है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बॉडी की कोई भी सेक्रीशन के साथ कांटेक्ट आना हो, जैसे आंसू हैं, स्लाइवा है, ब्लड है, उस जगह पे जो चीज़ यूज़ करनी है या डिस्पोजेबल हो या सिर्फ आपकी अपनी हो। इन जगहों पे ज़्यादा क्यों? क्योंकि बॉडी की सिक्रीशन से इसने फैलना।
ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, बॉडी फ्लूइड्स जितने भी हैं उनमें वायरस क्रिएट होता है। मतलब जो सलाइवा की फिर आप जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम तो फिर किसी का ग्लास भी जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो मुंह का गिलास है जी जी, वो फिर हम किसी और का इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। फिर ये भी ऐसे भी फैलता होगा ना। हाँ, एक दूसरे के बर्तन इस्तेमाल सबसे ज्यादा वो ब्लड से फैलता है। हाँ, बाकी बॉडी की सिक्रीशंस में उसकी तादाद बहुत कम होती है। हाँ, ग्लास अपना इस्तेमाल करना चाहिए, बर्तन अपने इस्तेमाल करने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ब्लड से फैलता है। अच्छा, ये असूल जो है ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो ब्लड बॉर्न है, जिसमें हेपेटाइटिस बी भी है, एड्स भी है, बाकी जितनी भी ब्लड के ज़रिए फैलती हैं बीमारी, उन सब से आपका छुटकारा मिल जाएगा अगर आप ये इस असूल पे अमल कर लेंगे कि बॉडी की किसी भी सिक्रीशन का अगर कांटेक्ट है वो या डिस्पोजेबल हो या सिर्फ आपकी अपनी चीज़ हो। अच्छा, जो जिनसी ताल्लुकात होते हैं क्या इसकी वजह से भी फिर ये फैल सकता है वाइटमिन इस तरह से? हेपेटाइटिस सी फैलता है, हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स ऐसी बीमारियां हैं जो जिनसी ताल्लुकात से फैलती हैं। गवर्नमेंट ने अब बड़ा अच्छा एक अगर किसी मियाँ को हो गया है या किसी बीवी को हो गया है तो फिर ये फैलने के चांसेस हैं, एक बीवी दूसरे को तो से हस्बैंड को भी होगा, हस्बैंड को तो बीवी को। ओह माय गॉड। अच्छा, फैलने के चांसेस हैं, और क्योंकि हेपेटाइटिस बी के मुकाबले में या एड्स के मुकाबले में कम फैलता है, लेकिन फैलता है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और आखिर में मैं सबको ये भी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैसेज दूँगी कि आप अपना जो है ना ख्याल करें, बाल कटवाने जाएं, किसी नाई के पास जाएं तो आप अपना ख्याल खुद करें, उसने आपका ख्याल नहीं करना है। उससे पूछें, अपने सामने नया ब्लेड खुलवाएं और उस ब्लेड से अपनी शेव करवाएं। जो भी आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है, कोई गांव में, रूरल एरियाज़ में, छोटे शहर में अगर आप जाते हैं तो उससे पहले जो उसकी सिरिंज है वो उसकी नहीं खुलवाएं, पैकिंग से खुली हुई सिरिंज खुलवाएं और फिर उसको बोलने लगा। अगर आप किसी ब्यूटी पार्लर्स में जा रहे हैं तो वहाँ पर जितनी भी जो आपकी कुछ चीज़ें जो आपको यूज़ की जा रही हैं, चाहे आपके नेल्स के लिए, आईब्रो के लिए, तो आप उनको बोलें स्टरलाइज है कि नहीं है। आप पूछें, अपना ख्याल रखें ना, कोई और आके आपका ख्याल नहीं रखेगा, ना वो रखेंगे, आपने रखना है, देख लीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, थोड़ी सी एक बात आपसे करनी थी। मौसम इस वक्त चेंज हो रहा है ना, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, और ऐसा कोई वायरस फैला हुआ है मुझे नहीं पता कि 3-4 दिन तक शदीद बुखार लोगों को होता है, गला ख़राब होता है सिर्फ आपका, उसके बाद फ्लू होता है। फ्लू इतना ज़्यादा नहीं होता आपको बस, मगर बुखार आपको बॉडी में इतना ज़्यादा हो जाता है, जिस्म आपका टूटना शुरू हो जाता है, दर्द होता है, और ये शाम के टाइम से ना आपके दर्द शुरू हो जाती है बॉडी में और आपका जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, इतनी दर्द होती है। उफ़ अल्लाह, आपको पता है मेरा पूरा आधे से ज़्यादा ऑफिस जो है ना वो इसी तरह इन्फेक्टेड हुआ है। मुझे भी कल से ये चीज़ें लड़ी हैं और मुझे भी मेरा गला ख़राब है, मेरे गले में दर्द है, और इसी तरह मुझे एक चुभन भी हो रही है गले में, और बॉडी में भी पेन हो रहा है। फजूल की दवाइयाँ जो है ना उनसे परहेज़ कीजिएगा जब तक आप अपनी केयर ख़ुद से नहीं करेंगे। केयर में देखें, मैं कहती हूँ कि जो ये मौसम जब चेंज होता है ना तो इसमें सबसे पहले अल्लाह बख्श मेरी अम्मी कहती थी कि आता मौसम और जाता मौसम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, सबसे ज़्यादा अपने परहेज़ इसमें करनी है। जब फिर उसके बाद जब ठंड आ जाए, बर्फ़ गिर जाए, अम्मी कहती थी उसके ऊपर आप ऐसे लेट जाओ, सपड़ जाओ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जो आता जाता मौसम है ना वो चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी मिक्स हो रही होती है, फिर जब जा रहा होता है सर्दी से गर्मी के ऊपर चढ़ रहा होता है मौसम, ये मौसम ज़रा डेंजरस होते हैं। मैंने तो अपने लिए अभी नई चीज़ें शुरू कर दी, ये देखिए आपके सामने मैं दिखाती हूँ, कॉफ़ी रखी हुई है, ये मैंने नहीं पी, ओके। उसके बाद इसी तरह मेरे पास एक ग्रीन टी आई थी, जो कि ग्रीन टी मेरा मुझे लगता है कि गला खुश्क कर देती है, ऑलरेडी ड्राइनेस हुई हुई है गले में, तो मुझे वो नहीं पीनी थी। फिर ये मैं घर से चाय लेकर आई हूँ, इसको मैंने पहले इसका जो है ना अर्क
अर्क निकाला हल्का सा सौंफ में, इलायची डाली, फिर मैंने जो बड़ी इलायची होती है ना उसका दाना तोड़ के इसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से इसको पका के इसका अर्क निकाला। जब ये अर्क बन गया तो फिर मैंने इसमें चाय की पत्ती डाली, थोड़ी सी चाय की पत्ती को 1-2 उबाला ताकि उसका मुँह खुल जाए, ढक्कन ढाके। ढक्कन नहीं खोलना, चाय का जो असल पकाओ उसको ढक्कन ढाके पकाना है ताकि खुशबू भी और उसका दाना जो उसका मुंह खुले वो दम में। उसके बाद फिर मैंने दूध को अलग से गर्म करके और फिर इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब इसमें सीन ये है जो मेन इंपॉर्टेंट कि मैंने इसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल गर्म करके डाल दिया। अब ऑलिव ऑयल से होगा कि जो गले में ड्राइनेस है ना उसमें बड़ी आराम सूदिंग आ जाएगी और थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। अदरवाइज़ तो मैं आपके सामने बोलने के भी नहीं काबिल, अभी इतनी मुझे खांसी हो रही है, इतना मेरा गला ख़राब सा हो रहा है। अच्छा, खांसी भी वो जो आप खांस दे रहे हैं, ऐसा फील होता है कि आप बात करें तो अभी खांसी शुरू हो जाएगी। मैं इतने एहतियात से फूंक के अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आस्ता आस्ता बोल रही हूँ कि कहीं ये ना हो कि मुझे खांसी शुरू हो जाए, फिर आगे का शो कैसे करूँगी। तो फिर आप भी अपना ख्याल रखें, ये चीज़ों से बचें। छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उनके गलों में दर्द होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है उनको, और हमसे ही तो लगेगा, उनको किससे लगेगा। आप अपना ख्याल रखें, आपके बच्चों को नहीं लगेगा। और आप देखें ना, ऑफिस में किसी एक बंदे को हुआ, इनके बीच में फिर टूट के तो सारे बंदे जो है इन्फेक्टेड हो गए। उसी तरह घर में किसी 1-2 बंदे को लग जाए फिर सारे बंदे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर जो गरगरा है ना, गरगरा उसे ज़रूर करें, हल्का सा नमक डाल के, ठीक है, जैसे आप कहते हैं गरारा, ठीक है, उसको गरारे करें हल्के से गले को सुबह उठते के साथ ही। वैसे भी सर्दियों में बच्चों को आदत डाल दें कि हल्का सा गरगरारा जो है ना वो ज़रूर करें गले में, उससे सूदिंग भी रहती है, मुंह में बदबू नहीं होती, साफ़ रहते हैं, इन्फेक्शन से बचते हैं और गला जो है ना आपका आराम ज़रा सुकून में रहता है, वरना आप बहुत तकलीफ़ में रहेंगे। अभी बहुत बुरा मौसम है, अपना ख़ास ख्याल रखें। मैं तो ठीक नहीं हूँ, अपने आप को ठीक रखें, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अब हम थोड़ा सा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो बेसिकली एक बड़े इम्पॉर्टेंट लोग हैं हमारे लिए। आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए, इस मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुल्क छोड़ के जाते हैं, कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाते हैं, सऊदीया में चले जाते हैं, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके मेहनत करते हैं, कमाते हैं, ठीक है, फिर अपनी इकॉनमी के अंदर जो है ना वो पैसा वहाँ से इंजेक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, और उसके बाद ये वो लोग होते हैं जो ज़रा ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़े से वो आपको कह सकते हैं कि जिनमें डॉक्टर्स कह दें, इंजीनियर्स कह दें, ये वो कैटेगरी आती है फिर जिसमें ये लोग जाते हैं। अब इन लोगों के कुछ मसाइल भी होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये बाहर जाते हैं तो पीछे अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अगर अपने कुछ लोगों को पैसे भेजते हैं और वहाँ पे कोई जैसे इन्वेस्टमेंट वाली बात करें तो इनको पीछे ना कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। होता है ये कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में ख़रीद ली और ये बाहर चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि पीछे कोई नहीं होता जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखभाल करे। वापस आते हैं तो पता चलता है अच्छा हमारी प्रॉपर्टी पर तो किसी ने कब्ज़ा कर लिया है। तो अब कुछ अर्से के लिए होता है कि इनको वापस आना पड़ता है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 महीना रहना होता है, महीना रहना पड़ता, तो फिर उनको ये नहीं पता होता कि ये कहाँ पे केस लड़ें, किस जगह पे ये आवाज़ उठाएं, किस जगह अपनी चीज़ के लिए लड़ सकते हैं, मांग सकते हैं, उसके लिए बोल सकते हैं। तो इसलिए इन सब की जो इश्यूज़ हैं इस पर बात करने के लिए आज हमने जिनको मदऊ किया वो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हैं, जो कि वाइस चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशंस पंजाब के। तो हम इनसे पूछेंगे, हमारे साथ है मधु। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप भी खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुए, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, इनको ज़रा डिटेल में जाकर एड्रेस करें कि आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कितने इश्यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें एड्रेस कीजिएगा। देखिए, मुल्क से बाहर कोई 80 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं। अगर आप डिवाइड करें तो मेरे ख्याल 4 मिलियन से ज़्यादा गल्फ़ की 7 से 8 रियासतों में हैं और 4 मिलियन ही पूरी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप में हैं। उनके मसाइल डिफरेंट हैं। गल्फ़ में जाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ पीछे रहती हैं, सो उनके बच्चों की तालीम के मसाइल हैं। वहाँ जो फैमिलीज़ जाती हैं उनकी आला तालीम के मसाइल हैं।
वर्कर इंश्योरेंस है, आपके इकामा की जो डिटेल्स हैं, आपके क्या बिज़नेस और एम्प्लॉयर के साथ तल्लक है वो है। लेकिन जो बरतानिया अमेरिका इधर जाते हैं पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको नो हाउ ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी यूनिवर्सिटियों में दाखिले और फिर स्पॉन्सरशिप, वीज़ा, उन कैटेगरीज़ में आ जाते हैं। लेकिन उनके मसले मसाइल डिफरेंट है। ये सारे चाहते हैं कि जब हम पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर बेहतर फैसिलिटीज़ हों, एयरपोर्ट वाईफाई कंप्लाइंट हो, वहाँ डेस्क हों, फैसिलिटेशन डेस्क, और अगर उनका कोई पाकिस्तान में अंदर मसला पड़ता है तो वन विंडो फैसिलिटेशन हो कि वो कहीं जाएं, पता लगे कि यहाँ से हमारा मसला हल हो जाएगा। और अदालती निज़ाम में अगर जाना पड़े तो एक रोबस्ट निज़ाम हो जो जल्द से जल्द फ़ैसला करे। अभी तो चिट्ठी पे चिट्ठी और पेशी पे पेशी की वजह से वो बेचारे मायूस होकर चले जाते हैं। इस सिलसिले और सरमायाकारी, कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने अपना पैसा कमा लिया है, अब वो इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान आके बिज़नेस करें या पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार करें, उन्होंने इनफ मेहनत कर ली है। उस सिलसिले में वो चाहते हैं कि वन विंडो फैसिलिटेशन हमें फैसिलिटेट करे कि हम अगर फार्म बनाना चाहते हैं, अगर हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा पैसा सेफ रहे, उसका रिटर्न अच्छा हो और गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे। और उसमें कोई इदारा ऐसा नहीं है कोई जो इनको सपोर्ट करता हो, जहाँ पे अगर इनकी चीज़ें और इनके मसाइल जो हैं जब ज़्यादा बढ़ जाएँ या कोई ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो उनको देखें, कोई इदारा उनको फैसिलिटेट करे, समथिंग लाइक दैट। देखिए, ये पिछले कोई 24 महीने से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब इस सिलसिले में ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। अप्रैल इसी साल में वज़ीर आज़म ने एक कॉन्फ्रेंस करके 16 नुकाती एजेंडा दिया है, जिसमें तारकीन वतन स्पेशली गल्फ़ में बसने वाले लोगों के लिए बहुत सारी मराहत का ऐलान किया है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक स्टेप आगे जाके वन विंडो फैसिलिटेशन के लिए कहा है। हमने माल रोड के ऊपर उसका जो है प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, बिल्डिंग एक्वायर कर ली है, लगा दी हैं, खिदमत मरकज़ की वहाँ पे आ गई है, जो पुलिस की तमाम सर्विसेज वहाँ आ गई हैं, कंप्लेंट सेल पोर्टल वहाँ बना दिया है, स्टाफ बिठा दिया है, लैंड रजिस्ट्रेशन के लोग वहाँ चले गए हैं। तो इनके लिए ना जो गल्फ़ में जाने वाले हैं, नहीं सारी दुनिया से, सारी दुनिया से। और अब हम लंदन में डिप्टी वज़ीर आज़म ने इसी साल इफ्तिताह किया है कि अब आप लंदन में बैठ के अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकेंगे, अपनी फ़र्द कागज़ एक्वायर कर सकेंगे। उन्होंने वहाँ इसका पायलट प्रोजेक्ट इफ्तिताह कर दिया। और इसी माह मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब असम्बली से बिल पास करके 36 अजला में खसूसी अदालतें लगाने का ऐलान किया है और ये इसी माह किक स्टार्ट कर जाएंगी। तो आप देखें कि 6 महीने में लोगों का दरख्वास्तों के ऊपर फैसला हो सकेगा। मुल्क से बाहर से वो अदालत से रजू कर सकेंगे, मुल्क से बाहर बैठ के वो अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बयान दे सकेंगे। अच्छा, मतलब मैं यही क्योंकि जानना चाह रही थी कि अगर वो मुल्क से बाहर बैठे और उनकी किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया तो फिर वहाँ से बैठ के कैसे लड़ सकते हो? वो ओवरसीज़ कमीशन पंजाब से अपने फ़ोन के ज़रिए रब्ता करेंगे, अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। हाँ। मुतल्लिका महकमा जो है वो DC को देगा, वो कोशिश करेगा कि दोनों पार्टियों को बिठा के मामला ख़त्म करने की कोशिश करे। अगर वो ना कर सके तो मामला अदालत में जाएगा जो वो ई-पिटीशन कर सकेंगे और वहीं बैठ के एम्बेसी के ज़रिए उसमें वो ज्वाइन कर सकेंगे और वो वहाँ फ़ैसला 6 महीने में होगा। अच्छा, जायदाद की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे उनकी जो रजिस्ट्री होती है अगर उसको डिजिटल कर दिया जाए या उनको ऑनलाइन कर दिया जाए, फिर उससे जो है जो कब्ज़े वगैरह जो हो रहे होते हैं ना, इसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, हम इस पे काम हो रहा है? पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है कि तमाम लैंड रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो। इसीलिए मुल्क से बाहर वो सर्विस देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होगी तो आप लैंड डॉक्यूमेंट निकलवा सकते। पानी पी लें, आपका गला थोड़ा ख़राब हुआ है। सबको मसला चल रहा है, इसी पे अभी बैठ के मैं रो रही थी थोड़ी देर पहले, मैं यही बात कर रही थी। देख लें आप, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी, जो पाकिस्तान में भी आएगा उसको इन्फेक्शन, मौसम ही ऐसा है। सर जी ठीक है जी, बिल्कुल। लैंड रजिस्ट्रेशन को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, इसीलिए मुल्क से बाहर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं कि पंजाब लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अब आपको आपके लैंड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के ज़रिए वहाँ आपको देगा मुल्क से बाहर, एंड देन आप वहाँ बैठ के उसको ट्रांसफ़र कर सकेंगे। यानी वहीं बैठे बैठे आप कंप्यूटर के ज़रिए अपनी लैंड किसी और को ट्रांसफ़र कर सकें। इससे जो आप रिश्तेदारों को पहले पावर ऑफ अटर्नी भेजते थे और उसमें कोई गड़बड़ होती थी, उसका खात्मा करने की में मदद मिलेगी। अब आप खुद ही जाके बायोमेट्रिक के ज़रिए लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए अपनी प्रॉपर्टी पंजाब में ट्रांसफ़र कर सके। ये बहुत ही मानी खेज़ और पर्पसफुल
प्रोजेक्ट है, जिससे लोगों को जो उनका दरीना मामला है कि जी हमारी लैंड जो है हमें पता ही नहीं है उसके ऊपर क्या लोन है, या किसी ने ट्रांसफ़र तो नहीं कर ली, या कब्ज़ा तो नहीं हो गया। अब लैंड क्लियर होगी तो ट्रांसफ़र होगी, तो जब आप लैंड के डॉक्यूमेंट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कोई कॉवेनेंट तो नहीं है या कोई चार्ज तो नहीं है। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है, कोई चीज़ लेता है, तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बाहर बैठ के कि यहाँ पर जो भी मैं कोई चीज़ अगर प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहा हूँ या कोई बिज़नेस में, तो मैं क्या अपनी चीज़ें जो है प्रिकॉशंस के साथ? 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिलायबल जो कॉलोनी बना रहे हैं उन लोगों से अपना प्लॉट ख़रीदें और चेक कर लें, पहले चेक करें कि ये प्लॉट कहाँ सिचुएटेड है। लोगों को कई दफ़ा पता नहीं होता, वो शो केस में सेल्समैन के हाथों लुट-पुट जाते हैं और जब यहाँ पर आके देखते हैं तो पता लगता है कि माल रोड से कुछ 35-40 मील बाहर है कॉलोनी और वहाँ पे दुश्वार रास्ता है। तो ये चेक करें, आप विजिट कर सके तो क्या ही बात है। आप देखें कि आपकी कॉलोनी कहाँ सिचुएट करती है, फिर चेक करें कि इन लोगों ने पहले भी कोई कॉलोनी या प्लॉट बनाए हैं। और तीसरा, रिलायबल लोगों से लें। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले वेरीफाई करें। जो लोग आपको प्लॉट दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, या अगर आप मकान ख़रीद रहे हैं या अगर आप घर यहाँ ले रहे हैं, तो चेक करें कि उसका टाइटल क्लियर हो, उसमें कोई लोन ना हो, उसमें कोई डिस्प्यूटेड लैंड ना हो, उसमें कोई इंजंक्शन ना हो, कोई कोर्ट प्रोसीडिंग ना हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप प्लॉट ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि पूरी की पूरी कॉलोनी स्टे के ऊपर चल रही है और कोर्ट का स्टे है इसके ऊपर और किसी भी वक्त उलट सकता है। और तीसरा, आप अगर घर लेते हैं तो उसकी एक न्यूज़ की ब्रेक है, ये घर की जो बात है ना यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टेक ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात ये भी करेंगे कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें ये सोच आ गई है कि बस हमने मुल्क छोड़ के जाना है, हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है। और लाखों की तादाद में हमारे मुल्क से लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये जो है ना हमारे सही लोग, ज़हीन लोग, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बड़ा फ़ायदेमंद है कि जब ये बाहर जाते हैं तो बाहर से बड़ी जो है ना करेंसी के तौर पे जो है ना अच्छी तरीके से पैसे भेजते हैं, डॉलर्स पाकिस्तान में भेजते हैं, तो ये अच्छी बात भी है। अब इसके बारे में हम ज़रा डिटेल में पूछेंगे कि इसमें क्या फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है ये जो लाखों लोगों का हर साल मुल्क छोड़ के चले जाना। देखिए, ये इट डिपेंड्स करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। आपके जो अफरादी कुव्वत है वो आपके मुल्क में 38 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी रेमिटेंस के ज़रिए करती है। अगर ये मुल्क से बाहर ना हो तो पैसे कौन भेजेगा? एक तो ये बात है कि इकनॉमिकली आपके मुल्क को इसका संभाला मिलता है। दूसरा ये है कि आप इसको ब्रेन ड्रेन की बजाय ब्रेन गेन समझें कि आपके लोग वहाँ जाके मुलाजमत करेंगे, बिज़नेस खड़ा करेंगे, डॉक्टर हैं तो अपनी स्किल डेवलप करेंगे, तो वो आपके साथ राब्ते में रहेंगे। पाकिस्तानी कहीं भी चला जाए पाकिस्तानी ही रहता है। अगर आप उससे कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे जो कि मौजूदा हुकूमत कर रही है, तो वो आपका ब्रेन ड्रेन, आपका ब्रेन गेन बन सकता है। कुछ लोग ऐसे, मेरे खुद जितने जानने वाले लोग हैं जो यहाँ से जब जाते हैं ना तो पूरी फैमिली जो है ना अपनी बुला लेते हैं। वो कहते हैं बस यहाँ से जो है ना निकलो, यहाँ से राब्ता ख़त्म करो, यहाँ पे बस फिनिश करो सब कुछ। और फिर होता ये कि जब वहाँ पर उनको PR मिल जाती है और फिर वापस जब यहाँ पर आते हैं तो फिर उनकी रही सही जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बेच बूझ के पैसा लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। लोगों का पाकिस्तान से राब्ता कभी भी नहीं टूटता। ये आपकी जन्मभूमि है, ये आपकी माँ का मुल्क है। यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि लोगों का पाकिस्तान से राब्ता टूटता है। ये और बात है कि नाउमीदी की वजह से या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या घरेलू हालात की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। और आपके पास तो बाकायदा उसका एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है कि आप लोगों से, मुल्कों से मुआदे करते हैं कि हम अफरादी कुव्वत मुल्क से बाहर भेज सकते हैं। और ये 70s से फिनोमेना है। हम मुल्क से, गल्फ़ में स्पेशली बहुत देर से लोग जो हैं अफरादी कुव्वत के तौर पर बाहर ममालिक में मुलाजमत के लिए भेज रहे हैं। इसको आप इस तरह चैनलाइज करें कि ये हमारे साथ राब्ते में रहें, इनकी जो जायज़ ख्वाहिशात है, शिकायत या मुतालबात है वो पूरे होते रहें, और जहाँ भी वो बैठे हैं
वो पाकिस्तान के लिए खिदमत कर सकें और पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए काम करें। इनको मुल्क से बाहर डिवाइड नहीं करना चाहिए, वहाँ ये एक पाकिस्तानी के तौर पे इनको ट्रीट करना चाहिए। और स्पेशली अमेरिका और बरतानिया में हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको, उनकी स्किल को हम इस्तेमाल करें, वहाँ बैठे लोगों को मुल्क के ख़िलाफ़ कभी भी डिवाइड ना करें और एक एज अ ग्रुप, एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको ट्रीट करें और उनको अपने साथ लेके चलें। मगर ये काम तो गवर्नमेंट का है ना, तो फिर ये किस तरीके से स्टेप उठाया? क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई काम कर रही है कि अगर हमने कोई पूल वहाँ पे जो डेवलप किया है, ठीक है, जो स्किल्ड लोग हैं सारे, अब उनके स्किल से किस तरीके से फ़ायदा हम उठा सकते हैं? उसका तरीका क्या होगा? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर हमारे पास बरतानिया में 16,000 डॉक्टर हैं या 20,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स अमेरिका में हैं, तो ये हमारी हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि आप उनको थिंक टैंक का हिस्सा बनाएं। इस सिलसिले में OPF के ऊपर भी मैकेनिज़्म है कि आप एडवाइज़री काउंसिल के ज़रिए उनको कौमी इदारे में शामिल कर सकते हैं। OPC पंजाब में भी एडवाइज़री काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, हमारे कानून में उसका जगह है और हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कि हम चीदा पाकिस्तानियों को मौका दें कि वो पाकिस्तान में 2 या 3 साल के लिए हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें और हम उनकी राय लें कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में वो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, एयरपोर्ट पे क्या होना चाहिए, उनके बड़े बड़े मसले क्या हैं और हम उसका किस तरह हल निकाल सकते हैं। उनकी राय लेंगे तो वो अपने आप को एज स्टेक होल्डर कौमी इदारे में शामिल होने पे फ़ख्र महसूस करेंगे और हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। देयर वाज अ ह्यूज आउटक्राई कि हम उनको वोट का हक दें। बिल्कुल वो पाकिस्तान में आके वोट डाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनको स्ट्रीमलाइन करें और एज स्टेक होल्डर पार्लियामान में उसका हिस्सा बनाएं। मुस्लिम लीग नून ने अपने मैनिफेस्टो में 10 सीटों का वादा किया है और हम चाह रहे हैं कि हम उनको मुख्तलिफ खित्तों में नुमाइंदगी दे के पार्लियामान का हिस्सा बनाएं। उनसे वो एज स्टेक होल्डर एक डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा बनेंगे और अपनी स्किल, अपना एक्सपीरियंस, अपना सरमाया मुल्क में लेके आएंगे। मगर ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, जो स्किल्ड लोग हैं, जो चाहे भी वहाँ पे पढ़ें, काम भी करें, या कुछ जैसे कुछ ऐसे भी स्किल्ड लोग हैं, आपको भी पता है कि जिसमें जो वापस आना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारी लाइफ यहाँ पे सेट हो चुकी है, हम यहाँ से जो है ना नेशनलिटी हासिल कर चुके हैं, हमने अब वापस जाकर क्या करना है, बस हमारी लाइफ यहाँ पर अच्छी चल रही है, तो अब 1-2 साल के लिए हम पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान को कुछ देने के लिए, तो हम क्या दें, हमारे पास इतना कोई टाइम है क्या? ये तो बात है। ये आपकी अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं ऐसे मुआशरों में, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को एक PR के ऊपर कन्फाइन कर लेते हैं और कहते हैं कि हम सेल्फ सफिशेंट हैं और हमने अपनी गुर्बत या अपनी चीज़ें दूर कर ली हैं और अब हम जहाँ हैं खुश हैं, तो हम उनको खुश रहने देते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को कि ऐसे लोगों को बेवजह तंग करें, लेकिन अगर उनको पाकिस्तान में आना है और उनको सहूलियात दरकार हैं या उनको कोई इश्यूज़ हैं, तो OPC पंजाब, मैडम समन राय, मैडम मरियम ने लगाई हैं एक एबल कमिश्नर, तो वो उनकी टीम हल करने के लिए तैयार है। हम ये चाह रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेके आने और जाने तक जो भी उस रास्ते में हायल रुकावटें या उनको कोई मुश्किलात हैं या उनकी कोई चीज़ें हैं, वो एक ही छत तले हल हों और दैट हम उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम उन डिसग्रंटल्ड लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं, हाँ, जो शायद मुल्क में नहीं आना चाहते। अच्छा, कुछ लोग, मैं उनके बारे में बात करूँगी कि वहाँ पे पाकिस्तान का नाम जो है ना बदनाम करें, सीधी सी बात है। अब जैसे रिसेंटली एक बहुत बड़ा इशू उठा था कि जो सऊदीया गल्फ़ कंट्रीज़ में यहाँ से लोग जाते थे, वहाँ पे जाके भीख मांगना शुरू कर देते थे, ठीक है, फ्रॉड करना शुरू कर देते थे। तो अब यूरोप UK भी जो कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे कुछ इलीगल कामों में जो है ना मुलव्वस हो जाते हैं, फिर डंकियाँ लगा के जाते हैं। इन लोगों को किस तरह से गवर्नमेंट हैंडल करेगी? ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज इट रिलेट्स डायरेक्टली टू इमेज ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये डंकी लगा के कश्तियाँ उल्टना और लोगों का मरना एक फिनोमेना है और एक बिल्कुल बहुत बड़ा टबू इशू है कि अभी भी एजेंट के ज़रिए लोग इलीगल तरीके से जाना प्रेफर करते हैं रादर दैन के पढ़ के तजर्बा लेके और जाके गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हासिल करना। दूसरा बैगिंग एक बड़ा मसला है और हुकूमतों ने उठाया भी है कि लोग यहाँ उम्रे पे आते हैं या विज़िट पे आते हैं और फिर यहाँ पे आके कहते हैं कि जी हमारा सामान लुट गया है, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, और वो मांगना शुरू कर दें। तीसरा, बरतानिया अमेरिका में लोग इलीगल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। मेरे ख्याल में पहले नंबर पे जो इलीगल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए ऐसे लोगों की। हमें अगर उनको सज़ा होती है या हमें उन लोगों को उनके बुरे काम की वजह से ट्रायल किया जाता है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए उन ट्रायल को कि ये कोई
तौजीह नहीं है कि मुल्क से बाहर जाके वो ऐसे कामों में मुलव्वस हों जिससे उनका अपना, उनके अपने ख़ानदान का, अपने मुआशरे का, उस मुल्क का और पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टास्क फोर्स बनाई है कि हौसला शिकनी हो लोगों की डंकी के ज़रिए या गलत तरीक़ों के ज़रिए मुल्क से बाहर जाने में। ह्यूमन स्मगलिंग बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप इसका लीगल रास्ता नहीं बनाते। लीगल रास्ता वही है जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला कोशिश कर रहे हैं कि स्किल्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हों जहाँ पे आप ब्रिक लेइंग सीखें, शेफ़िंग सीखें, ड्राइवरी सीखें, नर्सिंग का काम सीखें और केयर असिस्टेंट का काम सीखें, एंड देन फिर एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के ज़रिए जो लोग जिनको नफरी दरकार है वो आपकी हुकूमत से मांगे उतरे पे, और वो लोग ट्रेन होकर जाएं लीगल तरीके से। कुछ ऐसा नहीं है कि इनके लिए पनिशमेंट हो ऐसे लोगों के लिए जो बाहर से डिपोर्ट होकर आते हैं और गलत काम करके ना, वो देखे ना इस तरह से डिपोर्ट कर देते हैं वो तो ममालिक, बस वो वापस आते हैं बड़े आराम से और फिर अपनी ज़िंदगी जो दोबारा तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जब वापस पहुँचे वहीं पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे इनको गिरफ़्तार किया जाए कि इन्होंने पाकिस्तान की रेपुटेशन और उसका नाम जो है ख़राब किया, इनको यहाँ पर भी पकड़ के इनको सज़ाएँ देनी चाहिए ना। ये क्या डिपोर्ट कर दिया, डिपोर्ट करके वो वापस आके वो टू बी कंटिन्यूड स्टोरी जो होती है वो यहाँ से शुरू कर देते हैं दोबारा। इनको पकड़ के इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप ये कह रही हैं कि यू शूट द मैसेंजर, आप ये नहीं कह रही कि जो लोग इस काम में धंधे में मुलव्वस हैं उन लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। हमारा एक पूरा एक माफिया है, एक नेटवर्क है जो लोगों को बाहर ले जाने का काम इलीगली करता है। हमें मेरे ख्याल में उन लोगों को तो पकड़ना चाहिए, मगर हमारी आवाम भी तो देखे ना, वो भी ठीक है, वैसे तो हर काम में बड़ी तेज़ है। ठीक है, सुनिएगा अब मगर देखे ना, अब ये बोल दिया कि भाई हमें तो एजेंट ने मुखन पॉलिश करके तो हमें जो है ना भेज दिया। वैसे तो हर काम में अक्लमंद है, मगर ऐसे कह देंगे कि भाई हमें पता नहीं लगा। तो मुलव्वस तो आवाम भी, आम शहरी भी मुलव्वस है इसमें तो कोई वो आपकी जो बात है उसके ऊपर काम हो रहा है और वो पासपोर्ट उसको डीलिस्टिंग कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो मुल्क से बाय डिपोटेशन या सज़ा होने के बाद आते हैं, या ऐसे लोग जो अपने वीज़े का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे सऊदी अरब में लोग अगर अपने वीज़े से ज़्यादा क़याम करें तो हरूब हो जाते हैं और 10,000 रियाल सीधा ही जुर्माना है। तो ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं फिर उनके मुखैर हजरात से जुर्माने लेके अदा किए जाते हैं। तो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। मुल्क से बाहर आप अपना फ्लैग कैरी करते हैं, आप अपना नाम कैरी करते हैं, आपको हर वक्त एहसास होना चाहिए कि हमारे मुल्क का नाम हमारी कह रही हूँ। इनकी भी सज़ा को मुकर्रर होनी चाहिए, ऐसी कड़ी सज़ा होना कि नेक्स्ट टाइम इनको देख के, इनकी इबरत को देख के डर के खौफ में कोई और नौजवान ऐसी हरकत ना करे। 3 prong होना चाहिए। एक तो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए जो स्पेशली इस काम में मुलव्वस हैं, स्पेशली जो माफिया के लोग हैं। और दूसरा मेरे ख्याल में यहाँ से हमें स्किल्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए। लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो अपने आप को रजिस्टर करें और स्टाइपेंड के ज़रिए सीखें, वो कम से कम साल तो सीखें। अगर आपने मुल्क से बाहर जाके गाड़ी चलानी है या शेफिंग का काम करना है या मेसन करना है, हाँ। बिल्डिंगों का काम करना है तो ईंट लगानी तो आती होनी चाहिए ना। ये लोग उस पूल का हिस्सा बने कि जी हमने ईंट लगानी सीख ली है। तो जब मुल्क से बाहर लोग मांगते हैं तो हम फिर उन इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए, या नर्सिंग का बहुत शॉर्टेज है पूरी दुनिया में, हम लेकिन चाहते हैं कि नहीं हमें वहाँ ले जाएं फिर हम नर्स बन जाएंगे वहाँ। ऐसे नहीं है, यहीं से आपको क्वालिफाई करके उन मेयार के ऊपर पूरा उतर के फिर लाइन में लगना पड़ेगा और किसी इंस्टीट्यूट के ज़रिए मुल्क से बाहर जाने का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। यही सेन और सेफ़र है। जब तक ये टेक ओवर नहीं करेगा कि हम ट्रेन करके मुल्क से बाहर जाएँ और लीगल तरीके से जाएँ, तो ये इलीगल रास्ते हम टाइम बिंग के लिए तो ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ये किसी और रास्ते से अपना रास्ता बनाएंगे। यानी उनके ऊपर भी हाथ डालें, लेकिन साथ लीगली मुल्क से बाहर भेजने के जो तरीक़ाकार हैं, जो मरवजे असूल हैं, या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनकी नैया को इनकी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें बहुत इस तरीके से गाइड किया। बाकी यही कहूँगी कि सुधर जाएँ। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अभी हम थोड़ा सा इस टॉपिक में बात करेंगे कि जो गुर्दे हैं ना नाज़रीन, ये गुर्दों की हम लोग एक्चुअल में ना केयर नहीं करते बिल्कुल भी। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब थोड़ी देर पहले जैसे कि हमने बताया कि हेपेटाइटिस सी जो है ना उसमें हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। तो हम आपको एक और बात बता दें कि गुर्दों के इशू में भी हम ऑलमोस्ट टॉप पे
कर रहे हैं। हमारे वहाँ हर दूसरे तीसरे फर्द को जो है ना ये गुर्दे की पथरी का जो है वो इशू हो जाता है। अब हालांकि ये नहीं होना चाहिए, इसकी वजह ये है कि हमारी डाइट जो है वो ठीक नहीं है। हमारी डाइट में जो है ना एक तो नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर पानी, ये जो पानी है इसको मैं कहती हूँ हमारा जिस्म पानी पे चलता है, इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा कम करते हैं हम। अगर हम ऑफिस में बैठे हैं सारा दिन हम पानी नहीं पिएंगे, 9-9 10-10 घंटे हम पानी नहीं पिएंगे, ठीक है। तो ये सब वजूहात जो हैं आपको पता है गुर्दों में तकलीफ़, सूजश और पथरी का बाइस बनती है। अब अगर ना भी होना ये चीज़ पथरी तो फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो हमेशा एक चीज़ को नोट कर लें कि आपका जो लोअर साइड है ना, जो पसलियाँ नहीं होती आपकी, उसके वहाँ पर और उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो कमर के अंदर अगर पीछे आपको उधर दर्द हो रही है ना, तो आप समझ जाएं कि आपको जो गुर्दे हैं ना उनको इशू हो रहा है। कोई भी इशू हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पथरी हो सकती है, कोई सूजिश हो सकती है, किसी भी किस्म से आपके गुर्दे जो है ना वो मुतासर हो रहे हैं। फिर ये जो नमक है हम हर चीज़ में डाल के खा रहे होते हैं, अंडे में नमक खा रहे होते हैं हम लोग, सैलड में नमक खा रहे होते हैं, पानी में भी लोगों को डाइल्यूट करके नमक पीने का बड़ा शौक है। वो कहते हैं भाई हम पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी डालते हैं तो फिर हमें पानी, ये कभी कभी ठीक है जब आप थोड़ा सा डिहाइड्रेट फील करें तब पी लें, रोज़ नहीं। फिर जब आपको प्यास लगे ना तो खुदा के वास्ते सिर्फ पानी पिए, पानी, ये जूस, ये कोल्ड ड्रिंक्स, इससे परहेज़ करें, बल्कि इसको छोड़ दें। आपके गुर्दों को पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ी चाहिए, ये जूस नहीं चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं चाहिए। एक तो पहले आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, उसके बाद उसमें आप शुगर ऐसी चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि आपके जो वो गुर्दे हैं ना उसको उस शुगर को भी बाहर निकालने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, फिर वो वहाँ पर मुतासर होते हैं। ऐसे ही है। तो हम अपनी जिस्म में अपनी चीज़ें जो खा रहे हैं, जो डाइट हम अपने जिस्म को दे रहे हैं, हम अपने आर्गन्स को दे रहे हैं, जो हमारे गुर्दों तक जा रही है वो सही नहीं जा रही है। असल में हम उनका इस्तेमाल सही नहीं कर रहे। तो अब आपको समझ आ रही है कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बात करना चाह रही हूँ, कि हम अपने हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हम अपने बाल का ख्याल रखेंगे, हम तेल लगा लेंगे, हम मेकअप कर लेंगे, फिर हम खूबसूरत लगने के लिए, अपनी सेहत को एक्टिव दिखाने के लिए बड़ा अच्छा बोलेंगे, तेज से काम करेंगे, मगर इससे नहीं गुजारा आपने अपने गुर्दों का ख्याल रख के करना है। अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और आप भी कॉल्स कर सकते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। तो देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। हम परफ्यूम लगाते हैं अक्सर, अब क्या होता है कि घंटे 2 घंटे के बाद उसकी खुशबू जो है ना वो उड़ जाती है, वो उतना फील नहीं होता। हम कुछ गलतियाँ करते हैं असल में। अब वो क्या करते हैं, सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम जिस्म के ऊपर रगड़ना शुरू कर देते हैं, किसी कलाई में, कान के पीछे, उसको ऐसे ना रगड़ना शुरू कर देते हैं परफ्यूम को। तो रगड़ना नहीं है आपने परफ्यूम को, क्योंकि रगड़ने से वो परफ्यूम की ना वो हीट पैदा होती है, फिर उससे परफ्यूम की जो खुशबू है वो बहुत जल्दी उड़ जाती है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। फिर जिस तरह से जैसे कलाई वगैरह है, इसके ऊपर सिर्फ स्प्रे किया करें, ठीक है, परफ्यूम का, और 4 से 5 इंच दूर जाके जो है ना आपने स्प्रे करनी, बिल्कुल करीब जाके स्प्रे नहीं करनी। टेक्निक्स जो हम गलत करते हैं इसकी चीज़ें मैं आपको समझा। फिर दूसरा, हम कपड़ों के ऊपर स्प्रे करते हैं, मगर वो कपड़ों पे भी हम बड़े करीब से जाकर ना, अब वो जो करीब से हम करेंगे तो उसके बाद उसका जो एक दाग है ना वो एक लगा रह जाएगा। मोस्टली आपने देखा होगा, अच्छा खासा तैयार सब कुछ हो गया, उसके बाद बिल्कुल करीब से स्प्रे मारा तो उसका दाग जो है ऊपर स्टेन रह जाता है। तो तकरीबन कोई 7-8 इंच दूर परफ्यूम को अपने से रखा करें, तब उसको जो है ना अच्छी तरीके से। अच्छा, कपड़ों पे परफ्यूम जो है ना उसकी खुशबू ज़्यादा देर नहीं टिकती है, पता है आपको, स्किन के ऊपर जो है ज़्यादा देर टिकती है। तो मोस्टली कोशिश किया करें कि आप अपनी गर्दन के पीछे, ठीक है, और कलाइयों के ऊपर, और कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो घुटने हैं ना उनकी बैक साइड के ऊपर जो है ना वो ये आप उसमें किया करें स्प्रे, उसमें मैक्सिमम देर तक रहती है। और खुश्क जो स्किन जहाँ पे ड्राई होती है ना तो उसके ऊपर खुशबू ऐसी जल्दी उड़ जाती है।
तो हमेशा जब भी स्प्रे करें हल्का सा स्किन को आप गीला कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप उसके ऊपर स्प्रे वगैरह करें। अच्छा, मोस्टली लोग यही करते हैं, जब शावर लेते हैं, शावर के बाद आते हैं तो टॉवल टैप बस ड्राई हुआ होता है, तो उसके ऊपर जब परफ्यूम करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, काफ़ी देर तक चलता है। तो ये अच्छी ट्रिक है, इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। बेहतर ये भी है कि अगर आपको किसी जगह इरिटेशन का डर है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन जो है ना इससे डैमेज होती है, तो पहले अपनी बॉडी के ऊपर अच्छा सा लोशन लगा लें, ठीक है, फिर उस लोशन के ऊपर आप स्प्रे कर लीजिए। जैसे मोस्टली लोग शावर लेके निकलते हैं तो उसके बाद बॉडी लोशन का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी या फिर कुछ लोग ऑलिव ऑयल अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगाते हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं, या फिर कुछ लोग मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर उसके बाद आप परफ्यूम लगा सकते हैं। उसके ऊपर जो आपकी जो एक सेंसिटिव हो जाती है ना स्किन का इरिटेशन, उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। बस से परफ्यूम जो है ना उसको थोड़ा सा दरमियानी मिकदार में इस्तेमाल किया करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जब इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने बैग से परफ्यूम निकालते हैं और उसके बाद पूरे के पूरे जिस्म में, अपने बालों में, ऐसे हाल के बस उन पे तो उनके साथ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। जहाँ से गुजरते हैं तो उनकी खुशबू की वजह से हमारे सर में दर्द शुरू होता है। तो इतनी बस सैंड जो है ना आपके पास से आनी चाहिए कि आपके जो करीब इर्द गिर्द के लोग बैठे हैं उससे हल्का हल्का आपको बस फील हो, हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आए, साफ़ सुथराई और खुशबू का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा टिप हमने बताया है, तो आप इसको करके देखिएगा। अच्छा, जो बरतानवी शहज़ादे हैं ना विलियम, उनके 3 बच्चे, उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उनसे पूछा गया कि जो आपके बच्चे हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करते और ना मैं अपने बच्चों को इजाज़त देता हूँ। एक की उम्र है 12 साल, एक की उम्र है 10 साल और एक है 7 साल। वो जो तीनों बच्चे हैं ना वो मोबाइल बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है उनको, ना वो करते हैं। वो कहते हैं कि वो बच्चे वैसे खेलें कूदें हर चीज़ करें, और फिर वो ये भी कहते हैं कि खाना हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं बच्चों के साथ, और खाने के दौरान हमें सिर्फ आपस में बात करने की इजाज़त होती है, किसी को फ़ोन पे मोबाइल पे काम करने की इजाज़त नहीं होती। वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को मोबाइल तब लेके दूंगा जब वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने मंथली एक्सपेंसेस उठाने के काबिल हो जाएंगे कि ख़ुद अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से अपनी लाइफ को आगे सफल कर सकें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो शहज़ादा है, बरतानवी शहज़ादा है, वो चाहे तो क्या कुछ अपने बच्चों को ख़रीद के नहीं दे सकता, मगर वो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दे रहा। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे 2-3 साल का बच्चा होता है, हम कहते हैं लो भाई इधर आओ, तुम्हें बर्थडे गिफ्ट मिलने लगा, ये लो मोबाइल। 5वीं-6ठी क्लास तक बच्चा जाता है तो उसको फिर सबसे पहले तो जो हमने मॉडल चेंज करना होता है, अपग्रेड होते हैं, तो वो जो मोबाइल ठीक ही होता है, सब कुछ कंडीशन आला होती है, हम बच्चे को दे देते हैं। अब अपने बच्चों का जो है ना ख्याल रखें, अपने बच्चों के दुश्मन मत बने। ये जो आप गैजेट पकड़ाते हैं मोबाइल अपने बच्चों को, ये कोई सही हरकत नहीं करते हैं हम उनके साथ। जो जापान की एक अनोखी सी बात बताती हूँ। एक शख्स है जापान में जो महीने का 5 करोड़ कमाता है, मगर उसके बावजूद वो जमादारों वाला काम खुद करता है। समझ में आ रही है? हमारे वहाँ आप देख लें, हम लाख भी हमारी जेब में अगर हम कमाना शुरू कर देना तो हमारा एटीट्यूड देखें आप, हमारा तो रवैया लोगों से बदल जाता है। उनसे पूछा क्या कि भाई आप ये क्यों करते हैं इस तरह से? कहते हैं मैं अपने आप को जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखने के लिए काम करता हूँ। उनकी उम्र 57 ईयर्स है इस वक्त, मगर उसके बावजूद अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए और अपनी ईगो को मारने के लिए, अपनी अना को, अपने तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये काम किया। अच्छा, ये काम भी देखें उन्होंने पकड़ा भी कौन सा? सफाई वाला काम, जो अपनी ईगो को मारे, उनकी ईगो के ऊपर काम करें। वाह! हमारे वहाँ तो हमारे तो भाई के पास या किसी के पास अगर कोई अच्छी गाड़ी आ जाए तो फिर हम तो अपनी बाइक या गाड़ी निकालते हैं और फिर हम उसके बाद कहते हैं हम जाएंगे। ऐसे है ना, जिस्मानी तौर पे अपने आप को फिट रखें। एक साइकिल ख़रीद लें घर पे, उसको चलाया करें, अपने बच्चों को लेके दें, अपने बच्चों के साथ साइकिल चलाया करें, ख़ुद गली मोहल्लों में चलाएं, पार्क में लेके जाकर चलाएं। साइकिलिंग इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, शाम रात या सुबह आप जिस टाइम पे भी साइकिल पे जाएं, एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ इतना फन करें।
थोड़ा करीब करीब पे जो काम है साइकिल पे कर लिया करें। हमारे पास तो साइकिल का जो है ना इंतज़ाम ही कोई इस्तेमाल ही कोई नहीं। मैं अभी रिसेंटली जब अमेरिका या ये ट्रिप करके आई हूँ, तो ये जो इटली वगैरह है, इन सारे ममालिक में, यूके में इतना ज़्यादा ट्रैक्स बने हुए, साइकिल का इस्तेमाल होता है, लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं बीचेस के साइड पे हर जगह। तो आप भी एक छोटी सी साइकिल रखें, छोटी सी, इतनी नहीं कि 2 साल के बच्चे वाली, मतलब एक साइकिल रख लें हल्की फुल्की जितने की भी, और अपने घर के करीबी काम जो है ना साइकिल के ऊपर करें। आई होप आपको मेरा शो बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं कल।